नाज़रीन इकराम, अक्सर आपने ये सुना होगा कि कभी कभी इंसान की एक छोटी सी गलती उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी और मुसीबत का सबब बन जाया करती है। आज की इस वीडियो में हम आपको शहजाद भाई की एक ऐसी ही छोटी सी गलती की कहानी सुनाने वाले हैं। शहजाद भाई ने एक छोटी सी गलती की और छोटी सी गलती के नतीजे में उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। आखिर क्या है पूरा वाकया, आइए सुनते हैं। शहजाद भाई बताते हैं कि मैं अपने एक दोस्त की बहन की शादी में शिरकत करने के लिए उसके गांव गया हुआ था। बातों बातों में मेरे दोस्त ने मुझे अपने गांव के एक मोची के बारे में बताया कि हमारे गांव में एक मोची है जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है। हर वक्त उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। हालांकि उसके मशहूर होने की वजह उसके जूते चप्पल बनाने का हुनर नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे वो सलाहियत अता की है, वो फहम और फरासत अता किया है कि वो मोची किसी के भी जूते चप्पल अपने हाथ में लेता है और फिर उसके माजी और मुस्तकबिल के बारे में सही सही बता देता है। अक्सर लोग उसके पास जूते चप्पल सिलवाने के बहाने अपने माजी और मुस्तकबिल की मालूमात हासिल करने के लिए आया करते हैं। उसके पास हर वक्त भीड़ लगी रहती है। अगर तुम अपने जूते चप्पल बनवाने के लिए उसके पास जाओ तो तुरंत तो तुम्हारा काम कभी हो ही नहीं सकता, तुम्हें कई घंटों इंतजार करना पड़ेगा। शहजाद भाई कहते हैं, अपने दोस्त की जबान से उस मोची की इतनी तारीफें सुनने के बाद मेरे दिल में उस मोची से मुलाकात करने की जुस्तजू पैदा हो गई। मैंने अपने दोस्त से कहा, मैं उस मोची से मुलाकात करना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ, उससे बातचीत करना चाहता हूँ। इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि रुको, यूं ही उसके पास नहीं जा सकते हैं, मैं कोई जूता या चप्पल साथ ले लेता हूँ। इसके बाद मेरे दोस्त ने अपने घर में तलाश किया, उसे अपनी वालिदा की एक टूटी हुई चप्पल मिल गई। उसने चप्पल को उठाया और कहा, चलो अब हम मोची के पास चलते हैं। अब हम दोनों घर से रवाना हुए मोची से मुलाकात करने के लिए। इसके बाद शहजाद भाई कहते हैं, रास्ता चलते चलते मेरे दोस्त ने मोची के बारे में एक कहानी सुनाई जो कि पूरे गांव भर में मशहूर थी। वो कहते हैं, मोची तकरीबन 32 साल पहले गांव की सरहद पर बरगद के एक पेड़ के नीचे जाकर अपनी दुकान लगाकर बैठा ताकि उसके जरिए कुछ रोजी रोटी हासिल कर सके। लेकिन एक दिन पूरा गुजर गया, उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। दूसरा दिन भी इसी हाल में गुजर गया, उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। क्योंकि गांव के अंदर 3-4 मोची पहले से मौजूद थे, इसलिए गांव से बाहर निकलकर उस मोची के पास अपने जूते चप्पल ठीक करवाने भला कौन जाता। राह चलते कोई मुसाफिर वहां से गुजरता तो उस मोची के पास चला जाता था। अलावा उसके कई कई रोज तक वो यूं ही बैठा रहता, उसके पास कोई ग्राहक आता जाता नहीं था। बड़ी गुर्बत और मुफलिसी में उसकी जिंदगी गुजर रही थी। वो बहुत परेशान हाल था। एक मर्तबा दोपहर के वक्त जब गर्मी की शिद्दत ज्यादा थी, तमाम लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे। उस वक्त मोची बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ ग्राहक के आने का इंतजार कर रहा था कि उसके पास एक बूढ़ी औरत आई जिसकी चप्पल पूरी तरह से टूटी हुई थी और बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। उस मोची के पास आकर कहने लगी कि बेटा, क्या तुम मेरी चप्पल की मरम्मत कर दोगे? मोची ने कहा, जी माई, लाओ चप्पल मुझे दो, मैं अभी मरम्मत किए देता हूँ। इस पर वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा, तुम मरम्मत तो कर दोगे लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। इस पर मोची कहता है, माई कोई बात नहीं, आपने मुझे बेटा कहा है, क्या बेटे भी कभी किसी काम के लिए अपनी माओ से पैसे लिया करते हैं? लाएं, आप अपनी चप्पल मेरे हवाले करें, मैं इसकी मरम्मत कर देता हूँ। आपको पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया, उस बूढ़ी औरत ने अपनी चप्पलें उतार कर मोची के हवाले कर दी और मोची चप्पलों की मरम्मत में मसरूफ हो गया। इसके बाद वो बूढ़ी औरत बरगद के पेड़ का चक्कर लगाती है और लगाने के बाद मोची से कहती है, गांव में जितने मोची मौजूद हैं मैं सबके पास गई, लेकिन मुफ्त में मेरी चप्पल की मरम्मत करने को कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन तू एक ही बार में मेरी चप्पल को मुफ्त में सीने के लिए तैयार हो गया। अब मुझे इस चप्पल का हकीकी वारिस मिल गया है। बेटा, ये चप्पल मेरी तरफ से तू अपने पास रख ले,
इस पर वो मोची कहने लगा कि माई, ये चप्पलें अगर आपके पास होंगी आपके काम आएंगी, अगर मैं इसे अपने पास रख लूं भला मुझे इससे क्या फायदा होगा। इस पर बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, ये चप्पलें पहनकर तू यहाँ बैठा कर, जितनी देर तक ये चप्पलें तेरे पांव में रहेंगी अल्लाह ताला तुझे खूब बरकत अता फरमाएगा। ये चप्पल तेरी किस्मत को बदल कर रख देगी। जब तक ये चप्पल तेरे पास होगी तो किसी का मोहताज नहीं होगा। आखिरकार उस मोची ने उस बूढ़ी औरत की दी हुई चप्पल को पहन लिया। अगली सुबह जब मोची अपनी दुकान पर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है तो उस बूढ़ी औरत की दी हुई चप्पल को जैसे तैसे अपने पांव में डाल लेता है। शहजाद भाई बताते हैं कि जैसे ही उस बूढ़ी औरत की चप्पल को उसने पहना, अचानक उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। पहले इक्का दुक्का राह चलते मुसाफिर उसके पास आया करते थे। गांव वाले गांव में मौजूद मोचियों के पास अपने जूते चप्पल मरम्मत करवाया करते थे, लेकिन अब तमाम के तमाम लोग उसी मोची के पास अपने जूते चप्पल लेकर आया करते थे। उसे खाने पीने के लिए भी वक्त न मिलता था, वो इतना मसरूफ हो गया। आखिरकार उसने आजमाने के लिए एक दिन अपने पांव से बूढ़ी औरत की चप्पल को उतार दिया। चप्पल का उतारना था कि ग्राहकों में अचानक कमी आ जाती है। जो पहले से आकर खड़े थे वो भी बिन चप्पल जूते मरम्मत कराए वापस जाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद शहजाद भाई कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया अल्लाह तबारक ताला ने सिर्फ उसकी रोजी में बरकत ही नहीं अता की, बल्कि अल्लाह ने उसको वो निगाहें अता फरमाई थी। अल्लाह ने उसे वो फहम और फरासत अता की थी कि वो किसी ग्राहक के जूते चप्पल अपने हाथ में उठाता था और उठाने के बाद उसके माजी और मुस्तकबिल की भी खबर दे दिया करता था। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो उसके यहाँ पर ग्राहकों की तादाद और कई गुना ज्यादा बढ़ती चली गई। शहजाद भाई कहते हैं हम दोनों बातें करते करते आखिरकार उसकी दुकान तक पहुंच गए। उसकी दुकान क्या थी? एक बरगद का पेड़ था और बरगद के पेड़ के नीचे जूते चप्पल मरम्मत करने का सारा सामान रखा हुआ था। उसके 2-3 शागिर्द भी वहां बैठे हुए थे। ग्राहकों का मेला लगा हुआ था। इत्तेफाक से जिस वक्त हम वहां पहुंचे उस वक्त मोची वहां मौजूद नहीं था। तमाम ग्राहक मोची के आने का इंतजार कर रहे थे। हम भी इंतजार करने वालों में शरीक हो गए। शहजाद भाई कहते हैं कि कुछ देर के बाद वो मोची आया। उस मोची को देखते ही मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो एक आम सा इंसान मालूम देता था। मैं हैरान था ये देख कर कि अल्लाह तबारक ताला ने इस आदमी को इतनी फहम और फरासत अता की है कि किसी के जूते चप्पल हाथ में लेकर उसका माजी और मुस्तकबिल बता देता है। मैं हैरान था। वो मोची करीब आया। मेरे दोस्त को उसने पहचान लिया। चूंकि एक ही गांव के थे, उसने हाथ बढ़ाते हुए उसकी वालिदा की चप्पल अपने हाथ में ली और कहा लाओ, सबसे पहले तुम्हारी चप्पल मरम्मत किए देते हैं। मोची चप्पल लेते लेते बैठा और बैठने के बाद उसने चप्पल मरम्मत करते हुए मेरे दोस्त से कहा क्या तुम्हारी वालिदा कहीं सफर पर जाने वाली है? मेरे दोस्त ने नफी में जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। इस पर वो कहने लगा अगर तुम्हारी वालिदा कहीं सफर पर जाने का इरादा रखती हैं तो उनसे कह देना वो सफर को मुलतवी कर दें। इस वक्त उनका सफर पर जाना मुनासिब नहीं है। शहजाद भाई कहते हैं मोची की जबान से ये बातें सुनते ही मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा अगर सफर पर जाना उनका ज्यादा जरूरी हो तो क्या वो जा सकती हैं? इस पर मोची कहने लगा अगर ना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह यह है अगर वो सफर पर जाती हैं तो इससे उनकी जान का खतरा है। अब इतना सुनते ही मेरा दोस्त भी परेशान हो जाता है। बहरहाल अपनी वालिदा की चप्पल रिपेयर कराने के बाद हम दोनों बातें करते करते वहां से वापस घर आते हैं। घर आने के बाद वालिदा से पूछा क्या आपको कहीं सफर पर जाना है? वालिदा ने कहा हाँ, चंद रोज के बाद मुझे एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत करने के लिए बारात में साथ जाना है। इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि आप ना जाएं तो बेहतर होगा। मोची ने आपकी चप्पल की मरम्मत करते करते आपको सफर पर जाने से मना किया। इस पर शहजाद भाई कहते हैं मेरे दोस्त की वालिदा मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहने लगी रिश्तेदारी का मामला है, अब मोची की बात मानूं या रिश्तेदारों की बात मानूं? अगर नहीं जाती हूं तो खामखा में लोग नाराज होंगे और फिर चंद दिनों के बाद मेरी बेटी की शादी भी है। अगर मैं न गई तो मेरी बेटी की शादी में कौन आएगा? शहजाद भाई कहते हैं मेरे दोस्त ने बार बार अपनी वालिदा को रोकने की कोशिश की लेकिन वालिदा न मानी। आखिरकार एक रिश्तेदार की शादी में
میں شرکت کرنے کے لیے بارات کے ساتھ میری والدہ بس کے ذریعے گئی تھی۔ راستے میں ایک جگہ بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سوائے ڈرائیور کے جتنے لوگ بارات میں شریک تھے سب کے سب مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ شہزاد بھائی کہتے ہیں یہ معاملہ تو میری آنکھوں دیکھا تھا۔ موچی نے میرے دوست کی والدہ کو سفر پر جانے سے منع کیا تھا لیکن وہ نہیں مانی، نتیجے میں انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی اس موچی کے لیے عقیدت پیدا ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد میرا جوتا پھٹ گیا تو اپنے جوتے کو ریپیئر کرانے کے لیے میں بھی اسی موچی کے پاس گیا۔ میں نے اپنے جوتے موچی کے حوالے کر دیے۔ اس نے کہا 2-3 روز کے بعد آ کر لے جانا۔ اپنے جوتے وہاں دے کر میں واپس گھر چلا آیا۔ شہزاد بھائی کہتے ہیں 2-3 روز کے بعد جب میں پہنچا تو موچی دکان پر موجود نہیں تھا۔ میں زیادہ دیر اس کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ جوتے ریپیئر ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم ہو سکے، چونکہ میں کئی جگہ پر انٹرویو دے چکا تھا لیکن میرا کہیں جاب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے جوتے اس موچی کے پاس اسی لیے دیے تھے تاکہ جوتے ریپیئر ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پتا چل جائے کہ میرے جاب کا کیا ہونا ہے۔ شہزاد بھائی کہتے ہیں میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، وہ نہ آیا۔ آخر کار میں نے اس کے شاگردوں سے کہا لاؤ میرا جوتا مجھے دے دو، ابھی تو میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آ کر اس سے ملاقات کر لوں گا۔ اس پر ان لوگوں نے جوتے دینے سے انکار کر دیا۔ میں پھر سے بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ آخر کار جب موچی نہ آیا میں نے اس کے اسسٹنٹس پر بہت زیادہ پریشر بنایا۔ آخر کار مجبوراً انہوں نے ایک جیسے 3 جوتے میرے سامنے لا کر رکھ دیے اور کہا دیکھ لو ان میں تمہارا جوتا کون سا ہے۔ میں نے ان تینوں جوتوں کو دیکھا، وہ تینوں ایک جیسے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ایک جوتا مجھے محسوس ہوا کہ یہی میرا ہوگا۔ میں نے وہ لیے اور لینے کے بعد کہا میں جا رہا ہوں، بعد میں آ کر میں موچی سے ملاقات کر لوں گا۔ تو اسسٹنٹس کہنے لگے، یعنی موچی کے شاگرد کہنے لگے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی غیر موجودگی میں کسی کو جوتا یا چپل دے دیں، لیکن تم نے اتنا زیادہ پریشرائز کیا اس وجہ سے ہم نے تمہیں دے دیا۔ شہزاد بھائی کہتے ہیں آخر کار اپنے جوتے لے کر میں گھر آ گیا۔ میں جوتے مرمت کروا کے اپنے گھر لوٹا کہ جوتے کی مرمت کے ساتھ ہی میری تقدیر بھی بدل گئی۔ میں نے جرمنی کی ایک کمپنی میں جاب کے لیے انٹرویو دیا تھا، یہ جاب مجھے آفر کر دی گئی، میرا سلیکشن ہو گیا۔ 1 ہفتے کے اندر مجھے جرمنی روانہ ہونا تھا۔ میں نے فوراً اپنے رب کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں اس موچی کا بھی شکریہ ادا کرتا رہا۔ 1 ہفتے باقی تھے، میں نے تیاریاں شروع کر دی۔ موچی سے ملاقات کرنے کی بہت کوشش کی لیکن موقع نہ مل سکا، یہاں تک کہ میں جرمنی چلا گیا۔ جرمنی جانے کے بعد مجھے ایک کوارٹر الاٹ کر دیا گیا، اچھا پیکج مل گیا، جاب بھی بہت اچھی تھی، کمپنی بہت اچھی تھی۔ شہزاد بھائی کہتے ہیں میں بہت خوش تھا، ہر لمحے اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا اور دل ہی دل میں موچی کا بھی شکریہ ادا کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب میں انڈیا واپس آؤں گا سب سے پہلے اس موچی سے ملاقات کروں گا اور اس کا دل سے شکریہ ادا کروں گا۔ شہزاد بھائی کہتے ہیں 3 مہینے کے بعد کچھ ایسے حالات و معاملات پیش آئے کہ کسی ایک کیس میں مجھے گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ میں بے گناہ تھا، اور اس کیس میں گرفتاری کے بعد مجھے 5 سال کے لیے قید میں ڈال دیا گیا۔ شہزاد بھائی کہتے ہیں 5 سال کی مجھے جیل ہو گئی۔ میں نے جیسے تیسے 5 سال قید کے اندر گزارے۔ میں لمحہ لمحہ اس موچی پر لعنت ملامت کرتا رہا اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا جیسے ہی قید سے آزاد ہو کر اپنے وطن واپس پہنچوں گا سب سے پہلے موچی کے پاس جاؤں گا اور میں اس کا حساب کتاب برابر کروں گا۔ شہزاد بھائی کہتے ہیں یہ 5 سال قید خانے میں نے کس حال میں گزارے ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ ایک ایک دن ایک ایک رات کاٹے نہیں کٹتے تھے، میں اللہ اللہ کر کے جیسے تیسے قید خانے میں اپنے وقت کو گزار رہا تھا اور مسلسل یہی سوچ رہا تھا جس دن اس قید خانے سے آزاد ہو کر اپنے وطن پہنچوں گا سب سے پہلے موچی کے پاس جاؤں گا اور اپنا حساب کتاب برابر کروں گا۔ شہزاد بھائی کہتے ہیں 5 سال کی سزا پوری ہوئی، مجھے قید خانے سے آزاد کر دیا گیا۔ اب جرمنی سے دوبارہ مجھے اپنے وطن بھیج دیا گیا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ گھر آنے کے بعد میں نے وہ جوتے اٹھائے اور فوراً موچی کے پاس پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد موچی کے سامنے جوتے پٹکتے ہوئے میں نے کہا تم نے ہی جوتوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ تمہارا مقدر روشن ہوگا، اللہ تمہیں خوشیاں اور برکت عطا فرمائے گا، لیکن تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ مجھے 5 سال کی قید بھی ہونے والی ہے۔ اس پر موچی مسکرا کر کہنے
लगा, अल्लाह के बंदे, आखिर तुम्हें मुझसे नाराज होने की क्या जरूरत है? काश कितना अच्छा होता कि तुमने सब्र से काम लिया होता। ये जूते जो तुम अपने साथ उठा कर ले गए थे, ये मैंने तुम्हें नहीं दिए, बल्कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम ये जबरन लेकर चले गए थे। हालांकि ये जूते तो तुम्हारे हैं ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुकद्दर में रोजी भी लिखी थी, बरकत भी लिखी थी, तरक्की भी लिखी थी, कामयाबी भी लिखी थी। और वो जूते जो तुम उठा कर लेकर गए, अल्लाह ने उस जूते वाले के मुकद्दर में 5 साल की कैद लिखी थी। मेरी गैर मौजूदगी में तुम उसके जूते उठा कर लेकर चले गए, जिसकी वजह से तुम्हें 5 साल कैद में गुजारने पड़े। अगर तुमने सब्र से काम लिया होता, मेरा इंतजार करते और मैं तुम्हें तुम्हारे जूते देता, अल्लाह तुम्हें बरकत भी अता करता, कामयाबी भी अता करता। और ये 5 साल तुम्हारी जिंदगी के जो बेगुनाह कैद खाने में जाए हुए हैं, तुम इससे बच जाते। काश तुम सब्र से काम लेते। जब शहजाद भाई ने मोची की बातें सुनी, अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं और पछताने लगते हैं कि काश मैंने ये गलती ना की होती। इसके बाद शहजाद भाई ने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया, मेरी एक मामूली सी गलती की वजह से मुझे कितनी बड़ी परेशानी और मुसीबत से गुजरना पड़ा है। वाकई कभी कभी इंसान की एक छोटी सी गलती उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी और मुसीबत का सबब बन जाया करती है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सब्र से काम लेने, हर तरह की परेशानियों, मुसीबतों, बलाओं से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कदम कदम पर हम सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता करे। अल्लाह हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए और दुनिया वालों की मोहताजी से मेरा करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।